नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम केदार है। तो चलिए अब यह कहानी केदार जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम केदार है। हमारे गांव में लोग मुझे प्यार से केदार भैया या केदुआ कहकर भी बुलाते हैं। मेरा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास एक छोटे से कस्बे में पड़ता है। गांव का नाम है भोजपुर कला। सुनने में तो बड़ा लगता है, लेकिन यहाँ कुल आबादी कोई 8 से 9 हजार के बीच की ही होगी। अब मैं जो बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव है, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये बात आज से कोई 5 से 6 साल पुरानी है, जब मैं अपने गांव में ही रहा करता था। उस वक्त मैं बेरोजगार था, लेकिन मेरा पेट पालने के लिए एक छोटी सी चाय की दुकान चलाया करता था। पर वो दुकान किसी बाजार या चौराहे पर नहीं थी, शमशान घाट के सामने थी। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी समझदार आदमी शमशान घाट के सामने दुकान क्यों लगाएगा। बात असल में ये थी कि हमारे गांव के पास जो भूतनाथ शमशान घाट है वो सिर्फ हमारे गांव का नहीं, बल्कि आसपास के 4 से 5 गांवों का साझा शमशान घाट है। गांव में जब किसी की मौत होती है तो अंतिम संस्कार के लिए लोग वहीं लाश लेकर आते हैं, और रोजाना कम से कम 1-2 लाशें तो आती ही थीं। मैं उस समय तक बहुत परेशान था। 2 बच्चे थे, बीवी थी और खेती बाड़ी बची नहीं थी। एक दिन दिमाग में आया, क्यों ना शमशान घाट के मुख्य गेट के सामने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान डाल दूं। बीड़ी, गुटखा, माचिस, पानी की बोतल और फिर बाद में धीरे धीरे छिपकर शराब की बोतलें भी रख लीं। मैंने वो दुकान लकड़ी का खोखा बनवाकर शुरू की थी, लगभग 4 से 5 फीट ऊंचा। अंदर मुश्किल से 2 आदमी बैठ सकें, इतना ही स्पेस था। लेकिन भाई साहब, काम चल निकला। अब देखिए, दिन में तो सब ठीक था, पर शाम ढलते ही वो शमशान घाट एकदम अलग शक्ल में तब्दील हो जाता था। चारों तरफ बबूल की झाड़ियां, 2 पुराने बरगद के पेड़, एक बूढ़ा पीपल, और जब हवा चलती थी तो उनके पत्तों से जो आवाज आती थी ना, जैसे कोई मरियल आत्मा गुनगुना रही हो। मैंने खुद कई बार देखा, कुत्ते रात को वहां चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी भौंकते नहीं, बस रोते हैं, जैसे किसी के मरने का मातम मना रहे हों। लोग कहते हैं कि शमशान कभी खाली नहीं रहता, और सच बताऊं, मैंने महसूस किया है कि कुछ ना कुछ वहां जरूर है। पर इंसान मजबूरी में क्या नहीं करता। एक बार दुकान में चोरी हो गई। कोई आधी रात को ताला तोड़ गया और मेरी 10 से 12 बोतल शराब, गुटखा, सिगरेट सब ले गया। उस दिन मैंने ठान लिया, अब से रात में दुकान में ही रुकूंगा। बीवी को बोला, खाना दुकान पर पहुंचा देना और सुबह झूठे बर्तन ले जाना। पहली रात थी। मैं सिमट कर उस लकड़ी के खोखे में लेटा था, दरवाजा बंद करके। बाहर हवा की सनसनाहट, झिंगुर की आवाज और बीच बीच में शमशान से आती चिता की लपटों की फुसफुसाहट। नींद कैसे आए? आंखें बंद की तो जैसे कोई भीतर ही बोलता रहा, केदार, बाहर मत निकलियो। पहले कुछ दिन बीते, फिर आदत सी हो गई। रात को डर तो लगता था, लेकिन कमाई के आगे डर की क्या औकात। फिर भी कुछ चीजें थीं जो हर रात एक ही वक्त पर होती थीं। 12 बजे के करीब शमशान की तरफ से एक खास गंध आती थी। 3 बजे रात को बरगद के पेड़ों में जैसे कोई झूला झूलता हो। एक दिन तो हद हो गई। मैं खोखे में लेटा था और अचानक ऐसा लगा जैसे किसी औरत की खंखारने की आवाज आई। आवाज एकदम पास से थी। मैंने कान लगाया, फिर डर के मारे दरवाजे की दरार से झांका, पर कुछ नहीं दिखा। फिर सोचा शायद मेरा वहम होगा। लेकिन दोस्तों, उसी रात जब मैं सुबह 5 बजे उठकर बाहर निकला तो देखा कि दुकान के ठीक सामने किसी ने चिता की राख फैला रखी थी, और उस राख में महिला के बालों की छोटी जैसी चीज पड़ी थी, काली, लंबी और जली हुई। मैं वो चीज देखकर वहीं जम गया। गांव के लोग कहते हैं, अगर शमशान की राख किसी दुकान के सामने गिर जाए तो वहां कुछ ना कुछ जरूर घटेगा। पर मैं तब इसे अंधविश्वास मानकर आगे बढ़ गया। उस रात मौसम कुछ अजीब था। सुबह से ही बादल छाए हुए थे
और हवा भी कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही थी। वैसे तो अगस्त का महीना था, लेकिन उस दिन की हवा में नमी कम और अजीब सी बेचैनी ज्यादा थी। मैं हमेशा की तरह सुबह 8 बजे दुकान पहुंच गया था। बीड़ी सिगरेट के पैकेट सजा दिए, चाय का भगोना चढ़ा दिया और वहीं रोज वाले कुछ लोग भी आ गए थे। पंडित दीनू, मास्टर हरिलाल और शिवजी प्रसाद। तीनों रोज की तरह अपने अपने झगड़ों और राजनीति की बातों में लगे हुए थे। मैं बस सुनता रहा और चाय परोसता रहा। दोपहर तक 2 शव आए थे। एक जो गांव के पश्चिम टोले से था, कोई बुजुर्ग, और दूसरा बगल के पचगांवा गांव की एक औरत की लाश, जिसकी उम्र 30-32 के आसपास रही होगी। उसके साथ सिर्फ 3 आदमी आए थे। एक बूढ़ा आदमी जो शायद उसका बाप रहा होगा, और 2 जवान जो दूर से चुपचाप सब देख रहे थे। औरत का चेहरा किसी ने नहीं दिखाया। सब कुछ जल्दी में हो रहा था। चिता तैयार हुई, लकड़ियां जलीं और सूरज ढलने से पहले ही लोग वहां से रवाना हो गए। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था उस लाश को देखकर। उसकी चिता जलाई जा चुकी थी, लेकिन जलते वक्त जो चुप्पी वहां छाई थी वो मेरे लिए नई थी। न कोई रोने की आवाज, न कोई मंत्रोच्चारण, बस एक अजीब सी सन्नाटा। औरत की चिता की लपटें धीरे धीरे उठ रही थीं, पर जैसे वो खुद अपनी जली हुई देह से बाहर झांक रही हो। मैंने देखा कि जब लोग वहां से निकल गए तो चिता ठीक से नहीं जल रही थी। कुछ लकड़ियां गीली थीं शायद, या फिर हवाओं ने रुख बदल दिया था। मैं चुपचाप बैठा रहा। दुकान की छत पर तिरपाल बंधी थी और उसी के नीचे रखे पटरे पर बैठकर मैं चाय सुड़क रहा था। रात होते होते बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बूंदें मोटी होती गईं और फिर बारिश ने झड़ी पकड़ ली। मेरे बेटे ने खाना पहुंचाया और वापस चला गया। मैं अकेला रह गया। दुकान के अंदर दरवाजा बंद और बाहर सिर्फ बरसात की आवाजें। बिजली बार बार चमक रही थी और हर बार जब बिजली कड़कती तो शमशान घाट का कोना कोना जैसे एक पल को दिख जाता। पीपल का पेड़, गीली जमीन और वो बुझती हुई चिता, सब कुछ एक क्षण के लिए सामने आ जाता और फिर गायब। रात के करीब 11 बजे मुझे टॉयलेट करने की जरूरत महसूस हुई। मैंने दरवाजा खोला, बाहर झांका। बारिश कुछ धीमी हुई थी, लेकिन कीचड़ बहुत था। चप्पल पहनकर मैं दुकान के कोने में टॉर्च लेकर गया। वापस आने लगा तो मेरी नजर अनजाने में शमशान की ओर चली गई। चिता बुझ चुकी थी, लकड़ियां आधी जली पड़ी थीं और राख के ढेर के बीच कुछ गाढ़े काले कपड़े का टुकड़ा जैसे अब भी हवा में हिल रहा था। मैं एक पल के लिए ठिठक गया। तभी एक गंध मेरे नाक तक आई, जली हुई चमड़ी और बालों की। वो गंध मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, इतनी तेज कि मेरा सिर चकराने लगा। से मैं दुकान के अंदर आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैं अपनी जगह पर लेटा था, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। बिजली कभी कभी चमक रही थी और टप टप गिरती बारिश छत पर शोर कर रही थी। मैं जैसे ही आंखें मूंदता तो वहीं राख और जली हुई औरत की चिता मेरे सामने आ जाती। पता नहीं क्यों उस रात कुछ बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रहा था। रात के करीब 2 बजे होंगे। मैं करवट बदल ही रहा था कि दरवाजे पर किसी के हाथ की खटखटाहट हुई। पहले तो मुझे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जब दोबारा वही आवाज आई, बिल्कुल उसी लय में और उसी जगह पर, तो मैं बैठ गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं कान लगाए दरवाजे के पास गया और लकड़ी की दरार से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी मगर साफ, केदार, जरा बाहर तो आओ। आवाज किसी औरत की थी, भीगी, भारी और भीतर तक गूंजने वाली। मुझे पूरा यकीन था कि कोई औरत उस वक्त वहां नहीं हो सकती। गांव की औरतें तो रात 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलती। फिर ये कौन थी? मैं सांस रोके लेटा रहा। फिर तीसरी बार दरवाजा खटका। मैं भीग रही हूं, जरा दरवाजा खोल दो। अब मेरी रीढ़ में जैसे बर्फ घुल गई। मैं उठने ही वाला था कि एकदम से बिजली चमकी और उसी दरार से एक झलक में एक साया दिखाई दिया। लंबे बाल जो भीगकर उसके चेहरे से चिपक रहे थे, एक लाल रंग की साड़ी जो उसके गीले शरीर से चिपकी थी, और वो साया दरवाजे के एकदम सामने था। लेकिन उस झलक के साथ ही मेरे नथुनों में वही गंध फिर से भर गई, जली हुई चमड़ी और सड़े हुए बालों की। अब मुझे यकीन हो गया था ये कोई जिंदा औरत नहीं है। मैंने कांपते हुए अपनी जेब में हाथ डाला। वो माला अब भी वही थी जो बाबा ने कभी दी थी। जब भी डर लगे इसे पकड़कर आंखें बंद कर लेना, माता रानी सब संभाल लेंगी। मैंने माला को पकड़ा, आंखें बंद की और मां को याद किया, और अगले ही पल सन्नाटा।
बाहर कोई नहीं था, ना आवाज ना खटखटाहट, लेकिन मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजर अब भी दरवाजे की दरार से मुझे घूर रही हो। और उसी रात मैंने पहली बार यह सोचा, शायद ये औरत मरकर भी यहां से गई नहीं है। उस रात के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कोई तेज बुखार में तप रहा हो। सुबह जब आंख खुली तो शरीर टूटा हुआ था। दुकान के बाहर हल्की धूप थी, लेकिन मन के अंदर जैसे कोई भारी अंधेरा जम गया हो। मैं दुकान का दरवाजा खोलकर बाहर आया तो देखा कि तिरपाल के नीचे पानी टपक रहा था। शायद रात की बारिश से कहीं एक कोना ढीला हो गया था। मैंने झाड़ू उठाई, चारों तरफ सफाई की और भगोना चढ़ाकर चाय बनाने लगा। लेकिन चाय बनाते वक्त हाथ कांप रहे थे। माचिस जला नहीं पा रहा था। यह कांपना ठंड से नहीं था। थोड़ी देर बाद गांव के 2-3 लोग आ गए, हरिदास, रामचंद्र और वो ही गजाधर जो हर सुबह बीड़ी पीने आता था। सबने चाय मांगी, मैंने बना दी। बैठकर बातें होने लगी, खेतों की, सरपंच की, ट्रैक्टर की। पर मेरी जुबान बस हाँ और ठीक है तक ही सिमट गई थी। रामचंद्र ने पूछा, क्या बात है केदार, आज बड़े चुप हो? मैं हंसने की कोशिश करता हूं, कुछ ना ही, रात नींद ना आई बस। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सच को छुपा रहा था। उस औरत की साया, वो आवाज, वो बदबू, सब कुछ मेरे सिर में अब तक घूम रहा था। दोपहर करीबन 2:30 बजे होंगे। दुकान पर भीड़ कम हो गई थी। मैं दुकान से बाहर आकर सामने वाले पीपल के पेड़ को देख रहा था। तभी मेरी नजर शमशान घाट के कोने में एक जगह पड़ी। वहां मिट्टी कुछ ज्यादा ही खोदी हुई लग रही थी और उस मिट्टी के ऊपर कोई चीज रखी हुई थी। दूर से साफ तो नहीं दिखा, लेकिन कुछ लाल सा था। मैंने टॉर्च उठाई और धीरे धीरे घाट की ओर बढ़ गया। जैसे जैसे मैं पास जाता गया, वही गंध फिर से आने लगी। जलती हुई चिता, अधजली चमड़ी और सीले बालों की गंध। मैं रुक गया, सांस रोकी और झुका। वहां एक लाल साड़ी का टुकड़ा पड़ा था, गीला, राख से सना हुआ, और उस पर हल्का सा खून लगा था। मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मेरे शरीर में एक झटका सा लगा और ऐसा लगा जैसे कोई औरत पीछे से मेरा कंधा छू रही हो। मैं झटके से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। हाँ, हवा जरूर तेज हो गई थी और पीपल के पत्ते पागल की तरह थरथरा रहे थे। मैं वापस दुकान की ओर दौड़ा। कपड़े पसीने से लथपथ हो चुके थे और सांस जैसे अब भी अटकी हुई थी। दोपहर ढल रही थी और शाम होने लगी थी, लेकिन मेरा मन अब दुकान पर नहीं लग रहा था। हर बार जब कोई ग्राहक आता, मैं बस उसकी ओर देखता, कहीं वो भी कोई साया तो नहीं। शाम को जब मेरा बेटा खाना देने आया तो मैंने उससे पूछा, रे बबुआ, तुम जब 2 दिन पहले खाना देने आए थे तब रास्ते में कोई और मिला था क्या? वो बोला, ना पापा, सड़क पर तो कोई ना था, बस बारिश हो रही थी। मैंने फिर पूछा, कोई औरत वगैरह, किसी को देखा? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आप ठीक तो हैं ना? मैंने झूठ बोल दिया, हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ लिया। वो चला गया और मैं फिर अकेला रह गया। रात फिर आई। आसमान साफ था, लेकिन दिल में तूफान चल रहा था। मैंने खाना खाया और हमेशा की तरह टिफिन बाहर रख दिया। फिर दुकान के दरवाजे को अंदर से बंद करके अपनी चटाई पर लेट गया। करीबन 12 बजे थे जब अचानक दुकान के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। ना तेज ना धीमी, बस एक कराहती हुई सिसकी। मैंने करवट ली, आंखें मूंदी और सोचने लगा, शायद बिल्ली होगी या फिर कोई बुजुर्ग आत्मा जिसकी चिता पूरी नहीं जली। पर आवाज फिर आई और अब यह साफ था कि यह किसी औरत की थी। मैंने उठकर दीवार के छेद से झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक और आवाज, जैसे किसी के पायल की झंकार हो। अब मेरा पूरा शरीर अकड़ गया था। मैंने माला पकड़ी, आंखें बंद की और कुछ देर मंत्र दोहराया। जब आंखें खोली तो सब शांत था, पर अगले ही पल दुकान के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई पत्थर से टकराया हो। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन दरवाजे की नीचे की दरार से देखा तो वहां एक औरत के पैर खड़े थे। साफ दिख रहा था, नंगे पैर, पायल और बाईं एड़ी से खून टपक रहा था। मैंने सांस रोकी, दरवाजा दोबारा बंद किया और पूरी रात आंखें फाड़े पड़ा रहा। सुबह होते ही जब दुकान खोली तो दरवाजे के सामने जमीन पर खून की बूंदें साफ दिखाई दी, लेकिन पैर के निशान कहीं नहीं थे। उस सुबह जब मैंने दरवाजा खोला और नीचे जमीन पर वो खून की सूखी बूंदें देखी तो दिल की धड़कन एक पल को थम सी गई। रात भर की वो आवाजें, वो पायल की छन छन और अब ये निशानी, कोई मजाक नहीं था ये। मैं झुका, मिट्टी को छुआ, वो लाल रंग अब भी उंगलियों पर लग रहा था। मन ने कहा, जानवर होगा,
चोट लग गई होगी। पर दिल ने फौरन जवाब दिया, जानवर पायल नहीं पहनते केदार। मैं धीरे से पानी का लोटा लिया और उन बूंदों को धो डाला। फिर खुद से कहा, किसी को बताना नहीं, नहीं तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि सच ये था कि अब डर से ज्यादा चिंता रोजी की थी। दिन बीता जैसे तैसे, मन बेचैन था, लेकिन मैंने दुकान चलाई, चाय बनाई, लोगों से बातें की। हर वक्त निगाहें आसपास घूमती रहीं। कोई अजनबी चेहरा, कोई साया दिखे तो। शाम को एक नई बात हुई। एक आदमी आया, पचगांवा गांव से। उसने कहा, भैया, उस दिन जो महिला की लाश जली थी, उसकी चिता की राख इकट्ठा करनी है। मैंने सिर हिलाया। हाँ, जा सकते हो। बाईं तरफ चिता थी, वहीं होगी। वो बोला, एक बात पूछें? हाँ पूछो। कोई परेशानी तो नहीं होती रात में यहाँ? मैंने नजरें झुका ली। कभी कभी कुत्ते रोते हैं। और क्या? वो आदमी सिर हिलाता हुआ चला गया, पर जाते जाते एक बात कह गया जो मेरी रीढ़ में एक ठंडी लकीर खींच गई। बोला, उस औरत की मौत कुदरती नहीं थी, जलकर मरी थी। घर वालों ने ही कह दिया, जलाओ। मैंने झट से पूछा, क्यों? वो बोला, सुना है किसी से नाता था उसका, और बदनामी के डर से। वो बात अधूरी छोड़कर वो आदमी चला गया। अब दिमाग में कुछ और घूमने लगा। क्या वो औरत अब भी कोई बात अधूरी लिए भटक रही है? रात फिर आई और इस बार डर अब घर के अंदर तक घुस आया था। मैंने खुद को समझाया, कुछ नहीं है, तू वहम कर रहा है। लेकिन जैसे ही दुकान बंद करके लेटा, बाहर से किसी औरत की सिसकी की आवाज फिर आई। अब की बार आवाज दुकान की पिछली दीवार से आ रही थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, न झांका, बस लेटा रहा, आंखें बंद करके। पर आवाजें बढ़ने लगीं। अब साफ सुनाई दे रहा था, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। एक पल को लगा जैसे वो आवाज मेरे कान के बिल्कुल पास आई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने माला को जोर से पकड़ लिया। तभी दरवाजा खड़खड़ाने लगा, ना धीरे ना जोर से, बस उतनी ताकत से जितना कोई भीगा हुआ हाथ दरवाजे पर पटकता है। और फिर उसी के साथ एक खुरचने की आवाज, जैसे कोई नाखून से दरवाजे को कुरेद रहा हो। धीरे धीरे मैं एकदम सुन्न पड़ा रहा। करीब आधे घंटे बाद सब शांत हो गया। मैंने दरवाजा नहीं खोला। नींद कहाँ थी, बस आंखें बंद, सांस रोके, माला पकड़े पड़ा रहा। सुबह जब दरवाजा खोला तो अंदर की तरफ दरवाजे पर खरोंच के निशान थे। 3 लंबी खरोंचें, जैसे किसी औरत के नाखूनों से खींची गई हों। मैंने उन खरोंचों पर हाथ फेरा और दिल ही दिल में बोला, तू कौन है, क्या चाहती है मुझसे? लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। बस हवा चली और एक बार फिर वही गंध, जली हुई औरत की गंध। उस दिन दोपहर तक सब कुछ सामान्य था। दुकान पर रोज की तरह कुछ ग्राहक आए, बीड़ी सिगरेट ली, चाय पी और चले गए। पर मेरी निगाहें अब हर चेहरे को गहराई से देखने लगी थी, जैसे किसी के भीतर कुछ छिपा हुआ हो, कुछ ऐसा जो बाकी सबको दिखाई नहीं देता पर मुझे दिखने लगा है। मैं अब खुद को बदलता महसूस कर रहा था। पहले डरता था, अब समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। दोपहर के करीब 3 बजे एक बूढ़ी औरत आई, बाल सफेद, पीठ थोड़ी झुकी हुई, हाथ में लाठी। उसने मुझसे पानी मांगा। मैंने बिना कुछ पूछे बोतल आगे बढ़ा दी। वो कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, बब्बुआ, ये घाट हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले यहाँ बहुत कुछ था, एक बस्ती भी थी, फिर किसी औरत की आग ने सब खा लिया। मैं चौंक गया। क्या मतलब दादी? वो मुस्कुराई, एक फीकी सी मुस्कान जिसमें जरा भी दया नहीं थी। मतलब समझने की कोशिश मत कर, जब वक्त आएगा खुद समझ में आ जाएगा। और वो चली गई। मैं काफी देर तक सुनने बैठा रहा। क्या वो औरत कोई आम बूढ़ी थी या कुछ और? शाम ढलने लगी थी, आसमान में हल्की बदली थी और हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी लगने लगी थी। मैंने आज खाना जल्दी खा लिया। बेटा टिफिन रख कर गया और हमेशा की तरह बाएं कर चला गया। मैंने तिरपाल ठीक से बांधी, दरवाजा बंद किया और अपने कोने में बैठ गया। घड़ी में रात के 1 बज रहे थे जब फिर से वही आवाजें लौट आईं। इस बार न खटखटाहट, न सिसकी, बल्कि चूड़ियों की खनक, एकदम साफ, एक लय में, जैसे कोई औरत दुकान के पीछे से निकलकर बरगद के पेड़ के पास से होकर चिता की राख तक जा रही हो। हर खनक के साथ मेरे भीतर कुछ और जमता गया। मैंने चाहा दरवाजा खोलूं, पर फिर सोचा, देखना क्या है, तू जानता है बाहर कौन है। लेकिन आवाजें थमी नहीं। अब खनक के साथ साथ कुछ बुदबुदाने की आवाज भी आने लगी थी। शुरू में धीमी, फिर धीरे धीरे तेज। औरत की आवाज, जैसे कोई कुछ पढ़ रही हो।
कोई मंत्र या कोई शाप। मैंने दरवाजे के छेद से झांकने की गलती कर दी। बरगद के पेड़ के नीचे बारिश की गीली जमीन पर कोई बैठा था। सिर्फ उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। लंबे बाल, लाल साड़ी और हाथ में चूड़ियां। उसकी उंगलियों से राख उठ रही थी और वो बार बार उसे माथे पर लगा रही थी। मैं कांप गया। वो धीरे धीरे मुड़ी और मैं फौरन पीछे हट गया। मैंने माला पकड़ी, आंखें बंद की और चुपचाप बैठा रहा। कुछ मिनटों बाद सब शांत हो गया। सुबह होते ही मैंने दुकान के पीछे की दीवार को देखा। जहां से आवाजें आ रही थीं, वहां मिट्टी में किसी के बैठने के निशान थे और एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी, लाल रंग की, जिसके एक किनारे पर खून के धब्बे थे। मैंने उसे उठाया नहीं, बस घूरता रहा। फिर पहली बार मुझे ऐसा लगा, ये आत्मा अब सिर्फ भटक नहीं रही, ये किसी को तलाश रही है। शायद मुझे अब रातें लंबी हो गई थी, नींद जैसे भूल गई थी मुझे। हर आवाज, हर हवा की सरसराहट में अब मुझे वही साया महसूस होने लगा था। कभी दुकान के पीछे, कभी छत पर, कभी चिता की राख में। वो औरत हर जगह थी, बस साफ नहीं दिखती थी। उस दिन शाम को दुकान पर वहीं 3-4 लोग आए, हरिलाल, गजाधर और बनवारी। गजाधर ने धीरे से मुझसे कहा, भैया, शमशान घाट में रात को कुछ गड़बड़ हो रही है का? लोग कह रहे हैं कि कोई परछाई घूमती है वहां। मैंने उनकी ओर देखा। कुछ बोलने ही वाला था कि बनवारी बोला, हम कल रात ससुराल से लौट रहे थे। चिता के पास कोई औरत बैठी थी। मुंह नहीं दिखा, लेकिन उसका कंधा हिल रहा था जैसे वो जोर जोर से रो रही हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चाय देने लगा। मन में डर नहीं, अब जवाबों की तलाश थी। शाम ढलते ही मैं और सतर्क हो गया। मैंने दुकान का तिरपाल कसकर बांधा, माचिस और केरोसिन की बोतल पास रख ली और माला को जेब में नहीं, अब छाती से लगाकर रखा। रात के करीब 12 बजे जब मैं चुपचाप लेटा था, एकदम से दुकान के सामने कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज लकड़ी पर आकर गिरी हो। मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, बस उसी दरार से झांका। एक औरत खड़ी थी, बिल्कुल मेरी दुकान के सामने। लंबे बाल गीले होकर चेहरे पर चिपक गए थे। लाल साड़ी उसके जिस्म से यूं लिपटी थी जैसे पल भर पहले ही आग से निकली हो, और उसकी पीठ पर राख और कीचड़ की लकीरें पड़ी थीं, जैसे कोई उसे जमीन पर घसीट लाया हो। उसने धीरे से सिर घुमाया। मैंने झट से आंखें बंद कर लीं, पर जब आंख खोली, वो औरत अब दरवाजे के एकदम पास आ चुकी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। एक आंख पिघली हुई थी और दूसरी से एक सीधी जलती हुई नजर मेरे अंदर तक उतर रही थी। उसके होंठों पर कुछ जलने के निशान थे और आवाज, तू डरता है? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल जैसे मुट्ठी में बंध गया हो। वो बोली, जो मैंने देखा वो तू भी देखेगा। जिसने मुझे जलाया, अब मैं उसे ढूंढ रही हूं, और जब तक वो नहीं मिलेगा तू मेरे साथ रहेगा। मैंने कांपते हुए अपनी जेब से माला निकाली और हाथ जोड़कर मां का नाम लिया। तभी बिजली चमकी, एक तेज सफेद रोशनी हुई और एक झटके में सब शांत। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर उस औरत के जले हुए पांवों के निशान साफ दिख रहे थे, लाल राख में गहरी छाप छोड़ते हुए दुकान से लेकर चिता तक जाती लकीरें। अब मुझे यकीन हो गया, वो मुझे जानती है और अब मैं उसका निशाना नहीं, उसका गवाह बन चुका हूं। सुबह की हवा में कुछ अलग था उस दिन, जैसे रात की राख अब भी हवा में घुली हो। मैंने दुकान खोली, चाय चढ़ाई, लेकिन जिस तरफ उसकी परछाई जाती थी उस तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। हर दिन अब जैसे मैं जिंदा तो था, पर धीरे धीरे उसकी दुनिया में घुसता जा रहा था। दोपहर को घाट पर फिर एक लाश आई, एक बुजुर्ग आदमी की। अंतिम संस्कार हुआ, लोग लौटे और चिता बुझ गई। पर उस दिन मैं वहीं रुका रहा, अकेले, देर तक शमशान की ओर देखता रहा। मन में एक ही सवाल था, कौन थी वो औरत और क्यों मेरी तरफ खींची चली आ रही थी। शाम ढले, दुकान पर एक अनजान युवक आया। दुबला, धूप से झुलसा हुआ चेहरा, आंखों में थकावट। उसने बिना देखे कहा, एक सिगरेट देना। मैंने बढ़ा दी। फिर वो बोला, आप ही केदार हैं? मैं चौंका। हाँ, पर तुम कौन? वो बोला, मैं राधिका का भाई हूं। दिल एकदम बैठ गया। मैंने धीरे से पूछा, राधिका कौन? उसने मेरी आंखों में देखा। वो औरत जिसे 2 हफ्ते पहले यहां जलाया गया था। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। उसने कहा, वो मेरी बहन थी। घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी की थी। ससुराल में वो खुश नहीं थी। फिर एक दिन खबर आई कि उसने खुद को आग लगा ली। मैंने कहा, मैंने देखा था उसकी चिता आधी बुझ गई थी बारिश में।
वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं जानता हूं कुछ तो अटका है उसकी आत्मा में। आप यहां रहते हैं, अगर कुछ दिखे महसूस हो मुझे बताइएगा। मैंने उसका नंबर लिया और सिर हिला दिया। वो चला गया। रात होते होते मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। अब वो सिर्फ परछाई नहीं थी, अब उसका नाम था राधिका। रात करीब 1 बजे होंगे। मैं लेटा ही था कि अचानक दुकान की दीवारें जैसे हल्के से कांपने लगी। कोई बोल नहीं रहा था, कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अचानक दुकान के अंदर धुआं भरने लगा। मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैं उठा, दरवाजा खोला। बाहर साफ था, पर जैसे ही मुड़ा, दुकान के भीतर वही औरत खड़ी थी, राधिका। उसके हाथ में एक जलता हुआ दिया था और वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें अब साफ थीं, लेकिन उनमें आंसू नहीं, आग थी। वो बोली, अब तू मेरी आंखों से देख जो मैंने सहा। और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने हर चीज बदल गई। दुकान गायब, शमशान गायब। मैं किसी कमरे में था, अधजला सा कमरा, कोनों में राख और दीवारों पर धुएं के निशान। किसी औरत की चीख सुनाई दी, दर्द, आग और एक जलती हुई आत्मा की छटपटाहट। मैंने मुड़कर देखा, राधिका थी। वो जल रही थी। उसकी साड़ी आग की लपटों में लिपटी थी। वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उसे खींच रहा था। मैं चिल्लाया, छोड़ दो उसे, लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर सब कुछ काला हो गया। मैं होश में आया तो दुकान में ही था, पसीने से लथपथ, सांसें तेज, और आंखों के सामने अब भी उसकी जलती हुई सूरत तैर रही थी। उस रात मुझे समझ आ गया, राधिका अब मुझे सिर्फ देख नहीं रही, वो मुझे वो सब दिखा रही है जो उसे जिंदा रहते किसी ने नहीं देखा। उस रात के बाद अब नींद जैसे बीती जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। हर बार आंखें बंद करता तो वो चेहरा सामने आ जाता, जली हुई साड़ी में लिपटी, चीखती हुई राधिका जो मुझे अपने अंधेरे में खींचने लगी थी। अब वो सिर्फ डराने नहीं आई थी, अब वो मुझे अपना गवाह बना चुकी थी। अगली सुबह मैंने दुकान जल्दी नहीं खोली, बैठा रहा, टीन की छत से गिरती बूंदें गिनता रहा। राख की वो गंध अब मेरी सांसों में घुल चुकी थी और आंखों के सामने उसकी आंखें जैसे कुछ कहना चाहती थीं, पर शब्द नहीं मिलते थे। दोपहर में वही युवक आया, राधिका का भाई। इस बार वो चुप नहीं था। उसने कहा, भैया, कल रात सपना आया। राधिका खड़ी थी आग के बीच, कह रही थी, अब ये मेरा सच बोलेगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने देखा उसे, और जो देखा वो कोई सपना नहीं था। हम दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। फिर वो बोला, क्या आप मुझे उस जगह तक ले चल सकते हैं जहां उसे जलाया गया था? मैं उसे घाट तक ले गया। हम दोनों उस जगह खड़े हुए जहां चिता थी। वो मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया और अचानक फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे चुप कराया। तभी हवा चली, तेज, ठंडी, और बीच में एक बार फिर वही गंध, राख, बाल और गीली मिट्टी की। हवा थमी तो उस मिट्टी के ढेर से एक टूटी हुई चूड़ी उभर आई। मैंने उसे उठाया। वही टूटी चूड़ी जो मैंने पहले देखी थी अब फिर से मेरे सामने थी। राधिका के भाई ने देखा और कांपते हुए कहा, ये उसकी थी, हमारी मां ने शादी में दी थी। अब सब धीरे धीरे खुलने लगा था। उस रात दुकान पर मैं अकेला था। आसमान साफ था, लेकिन हवा बहुत भारी लग रही थी। दुकान का तिरपाल हिल रहा था, बेमौसम, बिना हवा के। मैं जानता था वो आने वाली है। रात 1 बजे दरवाजा फिर खटखटाया गया। मैंने दरवाजा नहीं खोला। मैं अब डर से नहीं, सवालों से भर चुका था। बाहर से उसकी आवाज आई, मैं अधूरी हूं केदार, मेरी बात अधूरी है। मेरी आग बुझा दी गई, पर मेरी कहानी नहीं। मैंने साहस करके दरवाजा खोला। राधिका वहीं थी, पर इस बार उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। इस बार वो वैसी थी जैसी शायद मरने से पहले रही होगी। साफ सुथरी साड़ी, माथे पर छोटी बिंदी, आंखों में आंसू। वो बोली, मेरे साथ जो हुआ किसी को पता नहीं चला। सबने मान लिया कि मैंने खुद आग लगाई, पर तुमने देखा ना, वो कमरा, वो हाथ, वो घसीटना। अब तुम जान चुके हो। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? वो कुछ नहीं बोली, बस आगे बढ़कर मेरी हथेली पर अपनी जलती हुई उंगलियां रख दी। एक जलन सी हुई, पर मैं चीखा नहीं। फिर वो बोली, अब तू बोलेगा मेरे लिए, मेरी आखिरी बात तू कहेगा जिससे मेरा सच पूरा होगा। और वो हवा में घुल गई, धीरे धीरे राख की तरह। मैं नीचे बैठ गया। हथेली अब भी गर्म थी। मन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, मैं अधूरी थी, अब तू मेरी आवाज है। अब मुझे समझ में आ चुका था,
राधिका की आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसका सच सबके सामने नहीं आ जाता। पर गांव में भूत प्रेत की बातें करना मतलब दुकान बंद, लोग दूर और बदनामी अलग। मैं क्या करूं? बोलूं तो कैसे? पर वो मुझे चैन से बैठने देने वाली नहीं थी। उस दिन दोपहर दुकान पर 3-4 लोग बैठे थे। चाय पीते हुए राजनीति की बात हो रही थी। तभी गजाधर ने कहा, सुनो भैया, कल रात फिर किसी औरत की परछाई देखी गई घाट पर। कहते हैं चूड़ियां खनक रही थीं। मैंने पहली बार सबके सामने हल्का सा बोलने की हिम्मत की। अगर कोई आत्मा वाकई भटक रही है तो शायद उसका कोई अधूरा काम रहा होगा। सब चुप हो गए। गजाधर बोला, तुम कुछ जानते हो का? मैंने कहा, हम सब कुछ जानते हैं लेकिन बोलते नहीं, इसीलिए वो औरत अभी तक चिता से उठकर घाट में घूम रही है। ये कहकर मैं उठ गया और दुकान के पीछे गया। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पहली बार मैंने राधिका के लिए कुछ कहा था। शाम को राधिका का भाई फिर आया। मैंने उसे सब बता दिया। वो जलता हुआ कमरा, खींचते हुए हाथ, उसकी चीखें, वो टूटी चूड़ी, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं जानता था भैया, मेरी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती थी। उसने किसी को कुछ बताया था लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या बताया था उसने? वो बोला, उसका पति उस पर हाथ उठाता था और उस रात भी वो झगड़ा हुआ था। मुझे शक है उसने ही कुछ किया। मैंने सिर हिलाया। अब राधिका की आत्मा सिर्फ भटक नहीं रही, वो चाहती है कि उसका सच खुलकर सामने आए। रात आई और इस बार मैं डरा नहीं था। मैं इंतजार कर रहा था। रात 1:30 बजे राधिका फिर आई। इस बार वो चिता के पास खड़ी थी और मुझे दूर से देख रही थी। मैं दुकान से बाहर निकला और पहली बार बिना माला पकड़े उसके सामने खड़ा हुआ। उसने कहा, तू अब जानता है ना केदार, अब बोल ताकि मैं शांत हो सकूं। मैंने धीरे से कहा, कल पंचायत में बोलूंगा, सबके सामने, तेरे भाई को साथ लेकर। उसने सिर हिलाया और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान दिखी। फिर उसने धीमे से कहा, जब मैं जली थी तो मैंने कुछ नहीं कहा था, अब जब तू बोलेगा तब मेरी आग बुझेगी। वो पीछे मुड़ी और शमशान की राख में कदम रखते ही जैसे हवा में घुल गई। अब उसकी गंध नहीं आई, अब डर नहीं लगा। अब मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगली सुबह मेरी जुबान पर उसकी आवाज कैसे उतरेगी। सुबह कुछ अलग थी। हवा शांत थी। चाय का भगोना चढ़ाते वक्त कोई अजीब सी बेचैनी नहीं हो रही थी। राख की गंध जो पिछले कई दिनों से दुकान के आसपास तैरती रहती थी वो गायब थी। पर दिल अब भी तेज धड़क रहा था, क्योंकि आज राधिका की आत्मा का सच मेरी जुबान से निकलने वाला था। राधिका का भाई आया। चेहरा उतरा हुआ था लेकिन आंखों में हिम्मत की लौ थी। मैंने उससे कहा, तैयार है? वो बोला, भैया आज अगर चुप रहा तो मेरी बहन कभी माफ नहीं करेगी। हम दोनों चल पड़े गांव के चौपाल की ओर। सरपंच और 2-3 बड़े लोग वहां बैठे थे, वहीं जहां गांव की बड़ी बातें होती हैं, जहां फैसले लिए जाते हैं, जहां लोग कानाफूसी तो करते हैं पर बोलने से डरते हैं। मैंने सबके सामने एक लोटा पानी पिया और खड़ा हुआ। गांव के लोगों की नजर मेरी तरफ गई। केदार, जो सालों से शमशान घाट पर दुकान चला रहा था, आज क्या बोलने वाला है? मैंने कहा, एक लड़की को मारा गया। राधिका, उसकी चिता बुझी नहीं थी, उसकी आत्मा भी नहीं। मैंने उसे देखा, रातों में, राख में, चूड़ियों की खनक में, उसकी सिसकी में। उसने मुझे अपना सच दिखाया। अब वो चाहती है कि गांव भी वो देखे जो मैंने देखा। लोग चुप। एक आध ने फुसफुसाया, केदार पगला गया है। पर मैं रुका नहीं। मैंने कहा, उसका पति उसे मारता था। उस रात भी झगड़ा हुआ। जलाने के लिए लोग आए पर चिता पूरी नहीं जली। मैंने उसे दोबारा आग दी। तभी वो मुझसे पहली बार मिली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अधूरी जले, जैसे उसकी जिंदगी अधूरी रह गई थी। तभी राधिका का भाई उठा। उसने जेब से टूटी हुई चूड़ी निकाली। ये उसकी थी। केदार भैया ने चिता के पास से उठाई थी और उसी राख में उसका नाम भी मिला। तपाई हुई एक चूड़ी पर उभरे हुए अक्षर, राधिका। अब चौपाल में सरसराहट हुई। कुछ औरतें बुदबुदाईं। हमने भी सुना था रात में पायल की आवाज। कोई परछाई घूमती थी चिता के पास। सरपंच चुप था, पर उसकी आंखें अब नीचे झुक चुकी थीं। मैंने आखिरी बात कही, मैं जानता हूं ये गांव सच्चाई से नहीं डरता, पर किसी की आत्मा को अधूरा छोड़ देना ये हम सबका पाप है। उस दिन पहली बार गांव में किसी मरी औरत के लिए पंचायत बैठी। फैसला हुआ, उसके ससुराल वालों से जवाब तलबी होगी। राधिका का केस फिर से खोला जाएगा। शाम को जब मैं दुकान पर लौटा
तो मन शांत था। रात हुई, मैं लेटा था, पर अब इंतजार नहीं था। फिर भी करीब 1 बजे के आसपास हवा चली, धीमी, नर्म। दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा खुला और वहीं चिता के पुराने राख के ढेर के पास राधिका खड़ी थी। पर इस बार उसकी आंखों में ना आग थी, न शिकायत, सिर्फ शांति। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई और धीरे से कहा, अब मैं जा सकती हूं, अब तूने मुझे पूरा कर दिया। और वो राख की परतों में समा गई। राधिका की आत्मा उस रात चिता की राख में समा गई थी। उसकी मुस्कान, उसकी वो आखिरी बात, अब मैं जा सकती हूं, वो लम्हा जैसे मेरी जिंदगी का सबसे भारी और सबसे हल्का पल था, एक साथ। अगली सुबह मैंने दुकान खोली तो मन बिल्कुल शांत था। पहली बार ऐसा लगा कि जैसे शमशान की हवा में सांस ली जा सकती है। बीड़ी, सिगरेट, चाय, सब कुछ चल रहा था, पर दिल का एक कोना जैसे खाली हो गया था। गांव में भी अब राधिका की बातें खुलेआम होने लगी थी। लोग अब मानने लगे थे कि कोई था जो जलने के बाद भी अधूरा था। उसका भाई अब गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था। एक दिन दुकान पर आया और बोला, भैया, जो आपने किया उसके लिए मेरी बहन आपकी ऋणी रहेगी, जहां भी होगी। मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही चाहती थी कि उसका सच सामने आए। पर उस रात सब कुछ फिर बदल गया। मैं खाना खाकर दुकान के अंदर बैठा था, माला अब भी जेब में रखता था, पर अब डर के लिए नहीं, बस आदत बन गई थी। करीब रात के 2 बजे दरवाजा धीरे से खुद ब खुद खुला। हवा नहीं चली थी, ना किसी ने खटखटाया, बस दरवाजा सरक गया। मैंने बाहर झांका, कोई नहीं था, पर दुकान के नीचे मिट्टी में किसी के गीले कदमों के निशान थे, बिल्कुल ताजा। मैं नीचे उतरा और उन निशानों के पीछे चला। वो चिता तक जा रहे थे, उसी जगह जहां राधिका की राख मिलाई गई थी। पर राख वहां नहीं थी, वहां एक औरत बैठी थी, पर वो राधिका नहीं थी। चेहरा ढका हुआ, साड़ी काली और हाथ में एक पुराना झोला। मैंने धीमे से पूछा, कौन हो तुम? उसने धीरे से सिर उठाया। चेहरा जल चुका था, पर आंखें बिल्कुल अलग थीं। उनमें ना दर्द था, ना मांग, सिर्फ एक अजीब सी घूरती हुई नफरत। उसने कहा, तू उसे गया बना, अब मेरी बारी है। मैं पीछे हटा। तुम कौन हो? वो उठी और सीधे मेरी आंखों में देखती हुई बोली, उसके साथ जो हुआ, मेरी शुरुआत वहीं से हुई। मैं वो हूं जिसे अब कोई याद नहीं करता, न तस्वीर में, न नाम में। पर मैं भी जली थी, राख तो मेरी भी उड़ाई गई थी। अब मेरी सांसें अटक गईं। मैं कांपने लगा। तू राधिका नहीं? वो मुस्कुराई और उस मुस्कान में कोई राहत नहीं थी, सिर्फ सज्जा थी। नहीं, मैं वो हूं जिसके लिए कोई पंचायत नहीं बैठी। तू अब मेरा है। और हवा में उसकी देह जैसे बिखर गई, पर उसकी गंध अब भी वहां थी, जली हुई लकड़ी, मिट्टी और सूखी सड़ी चूड़ियों की। मैं लड़खड़ाते हुए दुकान लौटा, दरवाजा बंद किया, पर अंदर घुसते ही देखा मेरी माला, जो हमेशा जेब में रहती थी, जली हुई थी। अब मुझे समझ आ गया था, राधिका गई नहीं, वो तो बस रास्ता खोल गई थी। और अब शमशान की दूसरी आत्माएं भी जाग गई थीं। उस रात के बाद मेरी जिंदगी फिर उसी मोड़ पर आ खड़ी हुई थी, जहां से मैं कभी निकल नहीं पाया था। राधिका को तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन शमशान अब भी अधूरा था। या शायद राधिका की चुप्पी टूटने के बाद अब दूसरों की आवाजें भी बाहर आने लगी थीं। जिस औरत को मैंने पिछली रात देखा था, उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी, कोई उम्मीद नहीं, कोई राहत नहीं, सिर्फ हिसाब। सुबह जब दुकान खोली तो सबसे पहले माला को देखा। जली हुई थी, एक कोना पूरा काला, राख जैसी पपड़ी से लिपटा हुआ। मैंने उसे हाथ में लिया और दिल से एक ही बात निकली, अब कौन है? दोपहर तक घाट पर सन्नाटा रहा, पर मैं चैन से नहीं बैठ सका। शाम होते ही दुकान बंद की और सीधे उसी जगह गया जहां उस औरत को पिछली रात देखा था। चिता की जगह की मिट्टी अब भी नम थी, वहां कोई राख नहीं थी, पर मिट्टी जैसे अब भी किसी के होने का बोझ लिए खामोश पड़ी थी। मैं झुका, मिट्टी को हाथ में लिया और अचानक जैसे एक सर्द लहर मेरी रगों में उतर गई। आंखें बंद की तो कुछ आवाजें सुनाई दी, कई औरतों की, कुछ सिसकियां, कुछ चीखें, कुछ कराहें, और सब में एक बात थी, हमें किसी ने नहीं सुना। मैंने आंखें खोली, मेरे चारों ओर जैसे हवा भारी हो गई थी। शमशान में सिर्फ एक नहीं, कई आत्माएं थीं, वो जो चुपचाप जलीं, जिनकी कहानियां कभी चिता की आग से बाहर नहीं आ सकी। अब सब जाग रही थीं। रात हुई, दुकान में बैठा तो शरीर थक चुका था,
लेकिन मन जैसे अब किसी और की पकड़ में था। रात 2 बजे फिर वही हुआ। दरवाजा हिला, पत्तों की सरसराहट और फिर धीमी पदचाप। मैंने झांका नहीं, दरवाजा खुद खुला। इस बार कोई एक औरत नहीं थी, 3 औरतें थीं। एक जवान, एक अधेड़ और एक बूढ़ी। तीनों के चेहरों पर अलग अलग कहानियां, पर एक बात समान थी। तीनों के होंठ बंद थे, लेकिन आंखें बोल रही थीं। उनकी आंखों में सवाल था। हमें क्यों नहीं देखा गया? मैंने कांपते हुए कहा। मैंने नहीं जलाया तुम्हें, मैंने किसी को मारा नहीं, मैं तो बस एक दुकानदार हूं। पर वो आगे बढ़ी। एक ने मेरी छाती पर हाथ रखा, ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। वो बोली, पर तूने चुप्पी देखी, तू वहीं था जब हमें चुपचाप जला दिया गया। अब तू भी सुन, अब तू भी बोले। मैंने आंखें बंद कर ली और देखा, हर चिता के पास एक औरत रो रही थी। हर चिता के आसपास कोई ना कोई कहानी सिसक रही थी। फिर किसी एक की आवाज आई, शमशान सिर्फ राख नहीं देता, कभी कभी कर्ज भी देता है। अब तू ही चुका। मैं चिल्ला पड़ा, मुझे छोड़ दो, मुझसे क्या चाहिए तुमको? अचानक सन्नाटा। आंखें खोली, कोई नहीं था। पर जब मैं दुकान के भीतर लौटा, मेरी पुरानी डायरी खुली पड़ी थी। उसमें एक कटा हुआ कागज रखा था, जिस पर 3 नाम लिखे थे, तीनों औरतों के, और नीचे राख में उभरे 2 शब्द, अब तू बोल। कहते हैं शमशान सबकी मंजिल है, पर मैंने जाना शमशान कुछ की शुरुआत भी होता है। उस रात जब तीनों औरतों की आत्माएं मेरी दुकान तक आई थीं, जब उन्होंने मेरी छाती पर हाथ रखकर कहा था, अब तू भी बोले, तो सच कहूं, मेरे भीतर कुछ टूट नहीं, कुछ नया बन गया था। सुबह जब आंख खुली तो सबसे पहले वो कागज देखा। 3 नाम अब भी साफ थे। मुझे नहीं पता वो कौन थी, कौन से गांव से, किसकी बेटी, किसकी बीवी, पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं समझ चुका था वो भी इंसान थी और उन्हें चुपचाप जला दिया गया था। अब मेरी दुकान वही नहीं रही थी। अब वो सिर्फ गुटखा, बीड़ी और चाय की दुकान नहीं थी। अब वो एक जिंदा गवाही बन गई थी। शाम को पंचायत में गया, राधिका के भाई को साथ लिया। सब बैठे थे, वही लोग, वही चेहरे। मैं खड़ा हुआ और कहा, मैं सिर्फ राधिका की बात नहीं कर रहा आज। 3 औरतें और थीं, जिनकी लाशें आईं, चिताएं जलीं, पर आवाज नहीं उठी। मैं यहां कोई नाम नहीं बता सकता, पर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैंने देखा उन्हें, सुना है उनकी सिसकियां, और अब जब वो मेरी तरफ देखती हैं तो सवाल करती हैं, तू भी चुप रहेगा? लोग चुप थे। सरपंच ने कहा, तो क्या चाहते हो? मैंने कहा, अब जब भी किसी की चिता जलेगी, उसकी आवाज भी सुनी जाएगी। शमशान में अब सिर्फ राख नहीं बिखरेगी, सच भी बहेगा। वो दिन गांव में पहली बार किसी ने शमशान के बारे में चुप्पी तोड़ी थी। रात हुई, मैं दुकान में बैठा था। थका नहीं था, डर भी नहीं था, बस एक अजीब सी ठंडी तसल्ली थी भीतर। करीब 1 बजे हवा चली। दरवाजा फिर से खुद ब खुद खुला, पर इस बार कोई चेहरा नहीं था। न चूड़ियों की खनक, न पायल की आवाज, न राख की गंध, बस हवा। और हवा में एक बहुत धीमी, बहुत शांत आवाज, अब तू बोलेगा? मैं मुस्कुराया। माला जेब में थी, पर आज मैंने उसे गले में पहन लिया और पहली बार आंखें बंद करके सोया, बिना किसी डर के, क्योंकि अब मैं जानता था मैं शमशान का दुकानदार नहीं था। अब मैं उन अधूरी चिताओं की आवाज था। अब जब भी चिता जलेगी, उसके पास मेरी दुकान रहेगी और मेरी जुबान से कोई ना कोई कहानी जरूर निकलेगी। जिसे दुनिया ने भुला दिया, उसे मैं याद दिलाऊंगा। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। राजू बलराम असम से, कृष्णा प्रजापति हाथरस से, आरिफ भाई नागालैंड से, रुद्रा बहादुर भाई यूएसए से, माजिद शेख भाई गुजरात से, निशा मुकुल असम से, सईद रशीद भाई दुबई से, साजन कुमार भरतपुर से, बाबू मंडल और ढिशा से, जीत भाई नेपाल से, किशोर कुमार लखीसराय से, प्रधुमन कुमार भुवनेश्वर से, विक्रांत तमंग वेस्ट बंगाल बिरपारा से, राकेश भाई ओडिशा से, अब्बास जट भाई पाकिस्तान से, मिहिर शाह एंड फैमिली गुजरात से, राहुल भाई खलिसपुर मऊ से, दिनेश भाई बरेली से, सोनू गौतम उत्तर प्रदेश से, विजय प्रजापति मुंबई से, रिंकू मान पंजाब से, राहुल दास असम से, सुनीता महादेव बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, चंदन कुमार भाई बिहार से, गुड्डू गौतम आजमगढ़ से, मॉन्स्टर भाई उत्तर प्रदेश से, मजीद भाई मालदीव से, प्रियांशु भाई उत्तराखंड से,
फुरी शेरपा नेपाल से, त्रिनाथ कुमार भाई इंडिया से, राहुल सिंह तंवर भाई हरियाणा से, अमित राणा जगधारी बिलासपुर से, शाहिद खान कोलकाता से, सागर सोलंकी भाई राजकोट से, शेख मोशिन भाई कर्नाटक से, अमजद भाई खंडला से, हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना हाथरस से, गुड्डू सक्सेना हाथरस से, सुशील भाई प्रयागराज से, सागर अंसारी भाई उत्तर प्रदेश से, नंदू विश्वकर्मा इंडिया से, इरफान खान भाई बसंतपुर से, यूसुफ भाई पाकिस्तान से, पॉल जाधव भाई पुणे से, रवि निषाद छत्तीसगढ़ से, गोविंद कुशवाहा भाई आगरा से, अमर भाई काठमांडू से, मुरसलीन कुरैशी भाई सहारनपुर से, रोहन भाई मुंबई से, कमल भाई असम से, राजेश कहार भाई ओडिशा से, संदीप भाई इंडिया से, रवि भाई इंडिया से, रिहान भाई वेस्ट दिल्ली से, राजू भाई इंडिया से, शिवा प्रजापति आगरा से, स्वाति महाराष्ट्र नागपुर से, नमिता राय बंगाल से, दुर्गा सिंह भाई नेपाल से, राज खान भाई नैनीताल से, बाबू मंडल ओडिशा से, मुकेश यादव भाई सऊदी से, ताजवीर सिंह नोएडा से, निहारिका ओडिशा से, अभिषेक भाई हाजीपुर से, शिवा प्रजापति भाई आगरा से, संदीप भाई पंजाब से, कृष्णा कुमार सैनी भाई राजस्थान से, साहिल खान जमशेदपुर से, राधे गोविंदा वेस्ट बंगाल से, कर्मराज भाई ओडिशा से, पांडुरंग जाधव नासिक से, नंदू विश्वकर्मा मुंबई से, फैजल और अकुल भाई लखनऊ से, फिरोज भाई इंडिया से, सौराजित भाई असम से, शाहरुख खान हसनपुर से, कासिम भाई सऊदी से, आसिफ शेख कनाडा से, अंकुश बंसल इटावा से, समीर कुमार भाई गोविंदपुर से, सुनीता महादेव बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, रंजीत भाई अनूपगढ़ से, सोनू भाई इटली से, बबलू भाई इंडिया से, रहूदिन मियां नेपाल से, जावेद भाई इंडिया से, विजय पूर्णिया भाई बिहार से, अशोक कुमार तिवारी लखनऊ से, सक्षम भाई बाटला से, स्वरूपमा तिवारी लखनऊ से, आन्या तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, जिगर जोशी भाई गुजरात से, सादिक खान सऊदी अरब से, पंकज कुमार भाई पटियाला पंजाब से, गोपाल गिरी भाई प्रतापगढ़ से, फैजल भाई लखनऊ से, खुशबू भोलाराम राजस्थान से, विवेक भाई नेपाल से, आकाश कुमार भाई इंडिया से, विक्की शर्मा असम रामपुर से, बबिल भाई कानपुर से, इमरान खान उत्तर प्रदेश से, मुकु निशा मेघालय से, आजाद आलम झारखंड से, पकलू भाई इंडिया से, दिलीप भाई मोती चरोली से, राकेश राजपूत भाई जॉर्डन से, गोपाल भाई कोलकाता से, इंद्रजीत भाई लखनऊ से, अवैस मलिक पंजाब मेलरकोटला से, राहुल सिंह आदापुर से, सेलिन कुमार डोला बॉलीपुर से, शिवसागर असम से, प्रियांशु भंडारी तेहरी गढ़वाल से, अक्षय परिंदा जयपुर से, अनीता शर्मा त्रिलोकपुरी से, अमित गुप्ता त्रिलोकपुरी से, लोकेश शर्मा बदरपुर से, प्रेम लोरहावाल त्रिलोकपुरी से, बलवीर कश्यप त्रिलोकपुरी से, कृष्णा प्रजापति भाई गाजियाबाद से, दिनेश चौहान बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, बबीता मासी न्यू दिल्ली से, रवि त्रिपाठी लखनऊ से, परितोष भाई दरभंगा बिहार से, मिहिर शाह भाई अहमदाबाद गुजरात से, प्रदीप सिंह डिम्पू भाई अलीगढ़ से, हैदर अब्बास भाई लखनऊ से, रोशन भाई जम्मू कश्मीर से, शंकर पासवान भाई अंसोल से, मंटू अग्रवाल भाई गुवाहाटी असम से, अमित पवार भाई बारामती से, दीपक भाई सहरसा से, प्रदीप चौहान भाई शिमला से, सोमबा भाई नागालैंड से, फारूक भाई तेलंगाना से, मोहन भाई नेपाल से, विजय भलावी भाई महाराष्ट्र से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, विश्वादीप घोष भाई माथाभंगा से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, रवि जायसवाल भाई सोनभद्र से, वाजिद भाई पाकिस्तान से, सोहम भाई चंडीगढ़ से, प्रदीप भाई शिमला से, आकाश एक्का भाई इंडिया से, स्मृति रंजन ओडिशा से, राणुगिरी दुबई से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।